बैठिए। हमारे बॉस की तुझ में दिलचस्पी है, खास दिलचस्पी। मारो काले प्रोजेक्ट छे, मारी मदद करजो। आप तो ऊपर से कुछ भी कर सकते हो ना, इतनी सी हेल्प कर दो। इसके बाद मम्मी को भी हेल्प करना है। अच्छा, अपने पापा से शिकायत हो रही है मेरी? अच्छा, कर ले खूब शिकायत कर ले तू। नहीं मम्मी, मैं आपकी कंप्लेन थोड़ी कर रही थी, मैं तो पापा से हेल्प मांग रही थी। ये लो, आ गए आपके कंपनी वाले। इनको बोलो ना नाइट शिफ्ट हटा के दिन की शिफ्ट कर ले। नहीं, अभी नहीं बेटा। वैसे भी थोड़े दिन बाद तू अपने पैरों पे खड़ी ही हो जाएगी। तब तक जैसा चल रहा है चलने दे। चल, हो जाओ चुप। रसोई बनावी ली छे, तुझे मिले जे। हाँ, चलता है। बाय मम्मा। सर, बाइक की डिटेल्स आ चुकी हैं। एड्रेस वाघोदिया का है। घर का कोना कोना छान मारो। सर, धीरेन, ये देख, ये लोन एग्रीमेंट भी उसी के नाम है जिसके नाम पे बाइक थी, जितेश पटेल। इस घर में हमें और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, अच्छी तरह से तलाशी लो। सर। सर, यहाँ आइए। सर, ये वही बाइक है, नंबर सेम है। सर, अंदर आइए जल्दी। जेबें चेक करो। फौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, ये बात बड़ी अजीब सी है धीरेन। पहले इस परिवार के बाकी लोगों की मौत हुई और अब हमें इसकी लाश मिली। जरूर कुछ बड़ा हुआ है, वरना एक ही परिवार के इतने लोगों की मौत नहीं होती। एक काम करो, आसपास के लोगों को ये फोटो दिखाओ और इस परिवार के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करो। सर। और हाँ, वो आदमी जिसने बाइक का नंबर बताया था उसे भी ये फोटो एक बार दिखाओ। क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। राइट सर। साहब, आ तो जितेश भाई ने फोटो है। क्या करता है जितेश? जितेश भाई ने पास में एक स्टेशनरी की दुकान है। लास्ट कब देखा था इसे? कल सुबह ही देखा था, जब वो यहाँ से गए थे। उसके बाद नहीं देखा। तुम्हारे पास इस जितेश का नंबर है? हाँ है साहब, आप वो अपना। अरे आप लोगों ने इतना वक्त क्यों लगा दिया यहाँ आने में? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ये देखो, ये स्पॉट दिख रहा है। आई थिंक सर्जरी की इमीडिएटली जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, सर्जरी? सर, इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? करीबन 5 लाख के आसपास। 5 लाख? हाँ जी।
इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे हम? आप लोन लीजिए ना, आजकल मेडिकल लोन आसानी से मिल जाता है। इतनी जल्दी हमें लोन कैसे मिलेगा? मैं एक एजेंसी को जानता हूँ, अगर आप चाहो तो। जी सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। मौत जहर खाने से हुई है। सर, इस आदमी का मैंने बैकग्राउंड चेक किया है। पिछले कुछ दिनों से जितेश की दुकान काफ़ी नुकसान में चल रही थी। सर, ये उसके बैंक स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। सर, इस स्टेटमेंट में किसी गुंजल फाइनेंस सर्विसेज की भी एंट्री है। हो सकता है सर जितेश ने इस फर्म से कुछ लोन लिया हो। पर सर, जो डॉक्यूमेंट हमें उसके घर से मिला था, उससे ये पता चलता है कि इस लोन के बदले उसने कुछ ज्वेलरी इनके पास डिपॉजिट रखी थी। ये आदमी कर्जे में था, लॉस में था। कहीं ये लॉस ही इसकी सुसाइड का कारण तो नहीं? एक काम करते हैं, इस प्राइवेट फर्म से पूछताछ करते हैं, स्पेशली इस जितेश की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर। एक बात मेरे गले नहीं उतर रही, इसके परिवार ने एक दिन पहले सुसाइड किया, फिर उसी रात इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। ये माजरा क्या है? अगर इसे सुसाइड ही करना था तो उसी वक्त अपने परिवार के साथ भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गया। सर, मैंने जितेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। उसके परिवार के मरने के बाद उसके फ़ोन की लोकेशन उसके घर की थी। रात को 11 बजे उसे किसी एक नंबर से फ़ोन आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुसाइड भी उसने उसी रात किया था, करीब 12 से 1 के बीच में। और सर, इस नंबर से उसे पहले भी कई बार फ़ोन आ चुके हैं। इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करो। ये जो भी है उसे पूछताछ के लिए यहाँ बुलाओ। सर, मैंने इस नंबर पे फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। इस नंबर से जुड़ी हर डिटेल मंगाओ। इस तक हमारा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये जितेश और उसके परिवार की मौत का राज जानता है। अरे सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फासला रहेगा। लोग तो कहते हैं कि इस हेलमेट से लाइफ की सेफ्टी बनी रहती है। अरे कहीं यही हेलमेट मेरे हार्ट अटैक का कारण ना बन जाए। और रैली, जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? करना क्या है, तुम्हें कहीं और ड्रॉप कर दिया करूंगा। मैं कोर्स खत्म होने के बाद किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी, अपने सपनों को पूरा करना। अरे बाबा, तुम किसी भी शहर में जाओ, और जो तुम्हारा दिल है ना, वो तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। एंड बाय द वे, तुम्हें अपना हर एक सपना पूरा करना चाहिए। तुम्हारे इस सपने के लिए तुम्हारी माँ ने कई नींदें बर्बाद की है। हाँ आनंद, मुझे जैसे ही जॉब मिल जाएगा ना, मैं सबसे पहले मम्मी से कहूँगी कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। आशना, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है ना, शायद किसी और की माँ ने कभी नहीं किया होगा। फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा करना, वो भी अकेले दम पर, छोटी बात नहीं है। क्या जितेश नहीं रहा? साहब, बहुत सारो मानस હતો। मेरे पास आया था तो बहुत मुसीबत में था। कितने का लोन लिया था जितेश ने? 5 लाख। अपनी बीवी के गहने भी गिरवे रख के गया था वो। लेकिन उसके बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 3 लाख की एंट्री है। बहुत मुसीबत में था साहब। 2 लाख कैश दिए थे मैंने। कुछ बताया था आपको क्यों चाहिए थे उसे पैसे? कोई खास जरूरत? मुझे तो बोला कि नरपत भाई धंधा चौपट हो गया है। बहुत नुकसानी में था शायद, बहुत कर्ज भी था साहब। बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे नहीं थे उसके पास। ओके सर, उस नंबर की डिटेल्स आ चुकी हैं। सर, यही का एड्रेस है जिस नंबर से जितेश को अक्सर कॉल आते थे। किसी कुंतल शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। इस घर की अच्छे से तलाशी लेनी है। सारे कमरों की तलाशी लो।
इतने सारे लोन्स के डॉक्यूमेंट्स, इसमें तो इस कुंतल शाह के भी डॉक्यूमेंट है। सारे लोगों की डिटेल इकट्ठा करो, सबके साथ क्रॉस चेक करते हैं। सर हेलो। हाँ हाँ, हो जाएगा, मैं अभी जाता हूँ। છાયા ભાયાણીનું ઘર છે? હા, હું છું છાયા. બોલો, શું કામ છે? मुझे डॉक्टर वासवाणी ने आपके बारे में बताया था। आइए, अंदर आइए. ये लीजिए, आपकी जरूरत के 5 लाख। તમે આમ જ 5 લાખ આપો છો? आप तो हमें जानते भी नहीं है। हम आपको नहीं जानते, पर आपकी ज़रूरतों को, आपकी मजबूरियों को तो जानते हैं ना। देखिए, हमने ये फर्म इसीलिए खोला है कि ज़रूरतमंदों की जल्द से जल्द हर मदद कर सके। हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसे बैंक आपको लोन देती है और उस रकम पर आपसे इंटरेस्ट वसूलती है, वैसे ही हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बैंक में लोन पास करवाने में काफ़ी वक्त निकल जाता है और हमारी सर्विस काफ़ी फास्ट है, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट 30% है। और इस पैसों के बदले में आप घर, जेवर कुछ भी गिरवे रख सकते हैं। उभारो बेबे ना। छाया, अटली मोटी लोन हम रीपे कैसे करेंगे? लोकेश, इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सर्जरी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है. क्या होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा है ना, लेकिन वो हमारी ज़रूरत से बड़ा तो नहीं. और वैसे भी ये वक्त सवाल जवाब में वेस्ट करने का नहीं है. मदद खुद हमारे घर चलकर आई है और मुझे नहीं लगता कि हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. इतने कम वक्त में आपने हमारी इतनी मदद कर दी. 1 मिनट, आप इस फॉर्म पर यहाँ पर साइन कर दीजिए. ये लीजिए, और आपके घर के पेपर्स मुझे दे दीजिए. आमतौर पर जब हम एक बैंक से अपने निजी खर्चों के लिए लोन लेते हैं तो हमें उस पर लगभग 14 से 16% का ब्याज भरना पड़ता है, और इस ब्याज को भरने के लिए एक तारीख मुकर्रर होती है. लेकिन अचानक इस तरह कोई किसी की मदद क्यों करना चाहता था? कौन था यह शख्स जिसने छाया के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए बिना ही उसे 5 लाख रुपए नकद दे दिए? सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, पर अभी 7 दिनों तक पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसलिए अभी उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते. थैंक यू डॉक्टर. हेलो. हाँ मैडम, देखिए आपके पेपर में बहुत गड़बड़ है. आप एक काम कीजिए, फौरन ऑफिस आ जाइए. अरे नरपत जी, सुनिए तो सही. हेलो. सर, मैंने कुंतल शाह के बारे में पता लगाया. कुछ वक्त पहले उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. सर, इन सभी फैमिलीज में एक चीज़ कॉमन है, सुसाइड. इन सभी के घरों को किसी और को बेच दिया गया क्योंकि पुराने लोग अपना कर्जा चुका नहीं पाए. धीरेन, इस पूरे मामले में मुझे कोई बड़ा खेल नजर आ रहा है. पहले जितेश पटेल, अब ये सारे लोग. कहीं इन सब ने डर के मारे तो सुसाइड नहीं कर लिया? हो सकता है सर. इस स्केच को बनाने में भी हमारी ज़्यादा लोगों ने मदद नहीं की. बहुत लोग डरे हुए हैं सर. वो तो कुछ लोग थे जिन्होंने इस शख्स को उन घरों में आते जाते देखा है, इसलिए स्केच तैयार हो पाया. स्केच को चारों तरफ फैला दो. सारे पुलिस स्टेशन और सारे खबरियों को रेड अलर्ट पे डाल दो. कहीं से कोई भी खबर हमें इस आदमी तक पहुंचा सकती. सर.
અહીંયા नरपत भाई छे? आइए बैठिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, कह रहे थे कि कागज़ में कुछ गड़बड़ है। देखिए मैडम, कागज वागज का मुझे जमता नहीं है, वो सब नरपत भाई देखते हैं। मैं तो यहाँ बस रिकवरी का काम करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे 5 लाख रुपए ले लूँ। किया, पर अभी मैं वो पैसे नहीं लौटा सकती। मैंने तो सारे पैसे अपने पति के इलाज में खर्च कर दिए। कोई बात नहीं, पर आप इंटरेस्ट तो पे कर सकती हैं ना? हाँ हाँ, वो मैं पे कर दूंगी हर महीने। हर महीने नहीं मैडम, अभी। अभी? अब अचानक से मुझसे ऐसे इंटरेस्ट कैसे मांग सकते हैं? और इंटरेस्ट की इतनी बड़ी रकम इतने कम टाइम में मैं कैसे इंतजाम करूंगी? तो फिर मुझे आपका घर नीलाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। और वैसे भी उस एग्रीमेंट में ये क्या लिखा था कि आप अचानक से कभी भी इंटरेस्ट मांग सकते हैं? आपके डॉक्यूमेंट भी कहाँ ठीक थे मैडम? रिकवरी करना ही मेरा काम है मैडम, और रिकवरी तो मैं करके रहूंगा। ऐसे नहीं तो वैसे। अरे अब क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट तो मेरा तुझ में है। तू मेरा ये इंटरेस्ट पूरा कर दे और मैं तेरा वो इंटरेस्ट संभाल लूंगा। सर, मैंने इस आदमी का पता लगाया। इसका नाम सत्ता है। लोग इसे सत्ता बाउंसर के नाम से भी जानते हैं। कुछ पुलिस स्टेशन से मुझे इसकी क्राइम हिस्ट्री मिली। ये कई बार जेल भी जा चुका है। आजकल सूदखोर इस सत्ता से अपने बकाया पैसे निकलवाने का काम भी लेते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स इस सत्ता को देते हैं और सत्ता उन सभी डिटेल्स को लेके अपनी स्टाइल से सारे पैसे निकलवाता है। सर, जितेश पटेल ने जिस नरपत से पैसे उधार लिए थे, वो नरपत भी इसके कांटेक्ट में था। ये सत्ता आप कहाँ है? सर, इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपने खबरियों को बोल दिया है, वो इसका पता लगाएंगे। इस नरपत को सर्विलेंस पे डाल दो। ये सत्ता और नरपत जरूर मिलेंगे, तभी हम इस सत्ता को पकड़ पाएंगे। बस बस बस। माँ, आज मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है। मैं आ बद्दी डिजाइन तमने जोईने बनावी छे। एक माँ जो दिन रात अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से काम करती है। आई एम श्योर उन्हें मेरे डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएंगे और मेरा एक बड़ी सी कंपनी के लिए कैंपस सिलेक्शन होगा। बस एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, तब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुश रह, मारा आशीर्वाद हमेशा तारे साथी छे। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। पुलिस को बताएगी? ये देख, तेरा पति जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है वो घर नहीं पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा शमशान, अगर उसने ये वीडियो देख लिया। अब फैसला तेरे हाथ में है। जो मैं कहूं चुपचाप से करते रहे, अगर नहीं तो अपने पति की चिता के लिए जो खर्चा हुआ उसके लिए एक और उधार ले ले, और उसका इंटरेस्ट भी मैं ऐसे ही वसूलूंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरे पति को इसके बारे में कुछ मत बताना। कागज में तो तेरा घर गिरवी था, पर असली इंटरेस्ट तो तू बनेगी। अब देख, अब मैं कैसे इंटरेस्ट वसूल करता हूँ। तेरा पति जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है वो घर नहीं पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा शमशान, अगर उसने ये वीडियो देख लिया। अनंत, तुम यहाँ? अरे आशना, आप कब से वेट कर रहा हो यार। बाय द वे, हुआ क्या? उन लोगों को मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए। मेरा सिलेक्शन दिल्ली की सबसे रेप्यूटेड कंपनी में हुआ है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। इस बात तो पार्टी होनी चाहिए। आज रात को हम ऐसी पार्टी करेंगे कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चलो चलो।
હવે કેવું લાગે છે? एकदम सारू। शायद तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। पैसा लेना एकदम सही डिसीजन था। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। हेलो सर, ये देखिए सर। ये वाली सर ये अवेलेबल नहीं है, पर हमारे पास और ऑप्शन है, आप और देख सकते हैं। देखो सर, ये चलेगी। आओ। किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं क्या तेरे को? को मूड खराब करी दे तू। रुको। सॉरी, आइए ना, बैठिए। अक्सर जब हम बुरे वक्त और बुरे हालात से घिरे होते हैं, तब हमारे अंदर एक बेचैनी होती है। एक बेचैनी कि कैसे इस हालात से जल्द बाहर निकला जाए। और इस बेचैनी में कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हालात को बद से बदतर बना देती हैं। सत्ता और नरपत लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें एक ऐसे दलदल में धकेल देते थे कि जिसके बाद किसी के भी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। अब तक पुलिस को जिन लोगों के बारे में पता चला था, वो सभी नरपत और सत्ता के चक्रव्यूह में फंस चुके थे और हालात के साथ लड़ते लड़ते उनकी हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था। एक बार फिर एक मासूम जिंदगी इस जाल में फंसने वाली थी। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके द्वारा देखे गए किसी भी डरावने सपने से ज्यादा डरावना होगा। ये रेस्टोरेंट मेरे पापा ने बनवाया था। तुम्हें पता है इसके अंदर डीजे की फैसिलिटी भी है। ये जन्नत है ये जगह। पर इतने सुनसान एरिया में क्यों? यहाँ कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं है? हम यहाँ से पार्टी वार्टी करने आते हैं और हमारे अलावा यहाँ से वही आते हैं जिन्हें इनवाइट किया जाए। तो अब चले अंदर या फिर इनविटेशन रिक्वेस्ट भी प्रिंटेड चाहिए? नहीं चलो चलो। ये देखो, आनंद, ये सब लोग कौन है? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लोग इनविटेशन पे आते रहते हैं। पापा ने इनवाइट किया हुआ है, पार्टी करने आए होंगे। चलो हम अंदर चलते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। आनंद, 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 फोन कहाँ गया? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। स्विच्ड ऑफ?
मैं यहाँ आनंद के साथ आई थी, जिसके पापा का ये फार्म हाउस है। उसके बाप का नहीं, हम सबके बाप का। एक्चुअली बाप का नहीं, हम सबके बाप का घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ जानबूझकर लेकर आया। क्या बकवास है ये? कौन हो तुम और आनंद कहाँ है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये तुम डिटेल में जान जाओगे। तुम तो क्या, यहाँ की कई लड़कियां मुझे जानती हैं, और औरतें भी। क्या बकवास है ये? विश्वास था। ये देख, तुझ पे तो मेरी नजर कई सालों से थी, पर अफसोस शिकार तेरी माँ का हुआ। तेरी माँ ने तेरी एजुकेशन के लिए हमसे लोन जो लिया था, और बदले में हमने भी उसे एजुकेशन दे दी। अब तेरी बारी इस एग्जाम को पास करने की। तेरी माँ से तो हमने उस पैसे का काफी इंटरेस्ट वसूला, पर अब उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। तू तो बहुत लकी निकली रही। हमारे बॉस की तुझ में दिलचस्पी है, खास दिलचस्पी। सर, एक और सुसाइड की खबर आई है। हटिए प्लीज, हट जाइए। हटिए। जरूरत में ली गई मदद की किश्त एक बार फिर सांसों से चुकाई गई। जो पैसे किसी की जिंदगी बचाने की खातिर लिए गए थे, वही पैसे किसी की मौत का कारण बन गए। अब इस सब के बीच आशना भी फंस चुकी थी। एक बच्ची जिसने कई सपने देखे थे, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके सपनों की कीमत उसकी मां किस तरह चुका रही थी। जिस रास्ते पर आशना को धकेल दिया गया था, वो रास्ता जिंदगी के साथ खत्म होता था। तो क्या अब आशना भी वही करेगी जो बाकी के बेकसूर लोगों ने किया? आशना, कहाँ रह गई थी तू? मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आशना, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मम्मी, मैंने दिल्ली में काम मળી गયું છે। ये तो खुशी की बात है। फिर तू क्यों रो रही है? मेरा बच्चा, कंग्रेचुलेशन बच्चा। छाया के अलावा मेरा कौन था? 5 लाख रुपए लिए थे हमने नरपत से। छाया ने एक भी मिनट कुछ भी नहीं सोचा, बोला मुझसे ज्यादा उसे कुछ भी प्यारा नहीं है। ये नरपत से कैसे मिले आप लोग? यहाँ के डॉक्टर वासवानी ने उनको हमारा नंबर दिया था। फिर नरपत खुद घर पर आए और पैसे दिए।
उसके बदले में उन्होंने हमारा घर गिरवी रखा था। क्या वासवानी, लोगों को बड़ा उधार दिलाता है, वो भी ऑन द स्पॉट। हमारे साथ चल, बिना उधार लिए हम अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। सर मैंने क्या किया? तूने क्या किया है क्या नहीं किया है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इज्जत से बता दे कि नरपत से तेरा कनेक्शन कैसे हुआ। नरपत मुझे 2% कमीशन देता था और मैंने जितने भी लोगों को उसके पास भेजा उसने सबका काम कर दिया और मुझे कमीशन भी टाइम पे भी मिला सर। तूने जितने लोगों को भी नरपत के पास भेजा ना, उनका काम नहीं हुआ बल्कि काम तमाम हो गया है। उल्टा लटका के तुझे इतना मारूंगा ना जितनी तूने इस धंधे से कमाई भी नहीं की होगी। सर मेरी बात सुनो सर। अब इस नरपत को उठाने का टाइम आ गया है। चल। अरे साहब मैंने सुकाम चल। मैं सो करी साहब। अरे चल, कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल तू आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में जाने वाला है। चल। देखिए साहब, छाया और जितेश की मौत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब। पर सत्ता से तो लेना देना था ना, जिसके साथ मिलकर लोगों को पैसे बांटता था और बदले में इंटरेस्ट के रूप में उनकी जिंदगी लेता था। साहब मैं सारे पेपर सत्ता को बेच देता था और सब वो इंटरेस्ट के रूप में सारे पैसे मुझे देता था वापस वो, और बाकी बचे जेवर और घर के पेपर्स मुझसे ले लेता था। सत्ता कहाँ है? पता नहीं साहब, वो अलग अलग नंबर से फोन करता था और वो नंबर भी उन्हीं के नाम से खरीदता था जिसके पेपर्स उसके पास होते थे। सर, इसकी बेल लेके इसका वकील आया है। ये मत सोचना कि इस बेल से छूट के तू बच जाएगा। जिस तरह से तुम्हें कानून का फायदा उठाना आता है ना, हमें भी पूरा विश्वास है एक दिन यही कानून तेरी किस्मत में बेल की जगह जेल लिखेगा। लेकर चल। हिरेन, ये नरपत जितना खड़ा है ना उतना ही गड़ा है। इतनी जल्दी इसका जमानत पे छूट जाना कोई आम बात नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कुछ बड़े नाम छिपे हैं। वडोदरा पुलिस के अभी किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला है कि कुछ लोग उन भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहे हैं, जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। उन लोगों को पहले ये पैसे कम समय में उपलब्ध कराए जाते हैं और पैसे ना देने के बाद उनकी घर, जमीन और जेवर जब्त किए जाते हैं। पैसे देने वाले लोग ब्याज लेने के लिए किसी भी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है उन परिवारों के साथ जुल्म की एक दर्दनाक कहानी। वडोदरा पुलिस ने सब लोगों से अनुरोध किया है कि जिसके साथ भी ये घटना हो रही है वो कृपया सामने आ जाए। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। आज ना मैं काम पर जा रही हूँ, खाना टेबल पर रखा है, निकाल कर खा लेना और टाइम से सो जाना बेटा। हाँ मम्मी, હવે તમને काम करवानी जरूरत नहीं। अब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अभी के अभी अड्डे पर आ जाओ, बॉस खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, भले केम चाले छे बद्दू सत्ता तमरा शिवाजी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेताजी अमोघ मजेटिया जी। મને આ સાંભળીને બહુ ખરાબ લાગ્યું કે ખેડૂતના 3 પરિવારોએ એક સાથે આત્મહત્યા કરી દીધી। जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था। हम इस पर शोक व्यक्त करते हैं। आप अमोघ मजेठिया है ना? अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना क्रेज है आजकल की बच्चियों में। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इतनी पसंद है। तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल तो लॉकअप में रखा जाएगा अमोघ मजेठिया। ले चलो इसे। इसको लेकर जा रहा है पता है ना? अब बस मुंह बंद, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि भरे बाजार में नंगा करके लड़कियों से जूतियां पड़वाऊंगा। ले चलो इसे।
थैंक्स आशा। तुम्हारी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बची और कईयों की मौत को इंसाफ मिला। इन सब के बीच में मेरी माँ का नाम तो नहीं आएगा ना? नहीं। गुजरात पुलिस के रातों रात किए गए ऑपरेशन ने सारे लोगों को चौंका के रख दिया है। गुजरात पुलिस ने नेता अमोक मजेठिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नेता अमोक मजेठिया एक ऐसा गिरोह चला रहा था जो लोगों की जरूरतों का फायदा उठाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में धकेल रहा था। अमोक मजेठिया को उनकी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। इन सब में अमोक मजेठिया का काला पैसा लगा हुआ था। पुलिस ने अमोक मजेठिया सहित और 6 लोगों पर चार्जशीट फाइल कर दी है। मम्मा, दिल्ली चले? क्या हम कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकते हैं? बस कुछ दिनों के लिए। अभी तो हमारा हनीमून शुरू भी नहीं हुआ, आप जाने की बात कर रहे हैं। आज की रात के लिए हमने एक खास जगह चुनी है, आपके साथ कुछ खास पल बिताने को। ये देखिए, आपके राजा ने अपनी रानी के लिए कितना सुंदर हवा महल तैयार करवाया है। आइए। ये क्या है? राजा की रानी को एक छोटा सा तोहफा। आप जल्दी से ये ड्रेस पहन कर आइए। साइड सर, चलो चलो दूर हटो। ओ, तो ये माजरा है। आदित्य, एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इस आदमी के बारे में सारे डिटेल्स चाहिए। इस आदमी का नाम क्या था? सर, इन्होंने अपना नाम विपिन बताया था। आज ही रात उन्होंने वाइफ के साथ चेक इन किया था। वाइफ? वो क्या है? पता नहीं सर, इनको इन हालत में देखने के बाद हमने पूरा रिसोर्ट देखा पर उनका कहीं पता नहीं चला। सर, मैंने पूरा टेंट अच्छे से चेक किया है। विक्टिम का सारा सामान गायब है, मोबाइल, पर्स और यहाँ तक के सारे कपड़े भी। राजस्थान के विपिन मारवा की अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। अपने जीवन का एक लंबा पड़ाव अकेले पार कर चुके विपिन मारवा की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो इन खुशियों को यादगार बना पाते, किसी ने उनकी हत्या कर दी और उनकी हत्या के तुरंत बाद उनके साथ जयपुर घूमने आई उनकी पत्नी भी गायब हो गई। क्या विपिन मारवा की मौत और उनकी पत्नी का इस तरह से गायब हो जाना एक सोची समझी चाल थी? क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई संबंध था? कौन था वो शख्स जो विपिन मारवा पर नजर रखे हुए था? क्या विपिन मारवा की मौत एक हादसा था या फिर एक साजिश?
साहब, हमारा बेटा केशव की खबर मिली क्या साहब? देखो काका, थे घना बुजुर्ग आदमी, क्यों रोज रोज यहाँ पर आकर अपना टाइम खराब करते हो और मेरा टाइम खराब करते हो? जिस दिन थाको बेटू पकड़ में आ जाओ लो ना, थाने अपने आप पत्तू लाग जाओ लो। और वैसे भी आपके बेटे ने जो काम किया है ना, उसकी सजा तो उसको 7 जन्म में भी देनी पड़ेगी। अभी आप यहाँ से जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। क्या हुआ? केशव का कुछ पता चला? दरोगा जी ढूंढ रहा है। वह कह रहा है कि जियाई मिल जासी, सबसे पहले आपा ने खबर करसी, आप लोग केशव मिल जासी। हेलो, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, कहाँ मिलना है? सर, ये रही विपिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक विपिन की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, पर गले पर तो कोई निशानी नहीं मिले हैं सर। शायद किसी ने मुंह पर तकिया रखकर विपिन को मार डाला। आदित्य। हाँ सर। अब तक हमें उसकी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता चला। रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर मैंने चेक किया, पूरे रिसोर्ट में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है जिसके जरिए हमें उसकी बीवी के बारे में कुछ पता चलता। रिसोर्ट के अंदर रात में रुके लोगों से और नाइट शिफ्ट के स्टाफ से मैंने पूछताछ की थी, किसी ने उसका चेहरा देखा ही नहीं था सर। रिसोर्ट के रजिस्टर में विपिन ने पता क्या लिखवाया? सर अजमेर। जी आपके बगल में जो घर है विपिन शर्मा का, उनके साथ कोई और रहता था? वैसे तो सर इस घर में हमेशा ही ताला लगा रहता था। अब विपिन भाई तो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, पर हाँ साहब, पिछली बार जब वो आए थे तो उनके साथ एक औरत थी, शायद जिसके साथ विपिन भाई ने शादी की हो। आपने उस औरत का चेहरा देखा था? नहीं साहब, वो तो हमेशा ही घूंघट में रहती थी। एक आध बार बात करने की कोशिश की थी पर वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर विपिन भाई हमेशा उनके साथ रहते थे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय। सर जब से विपिन की मौत हुई है उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आदित्य, उसकी बीवी मोबाइल तक लेकर गई है और इसके पड़ोसी से बात करके ऐसा लगता है कि जैसे विपिन को भी उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। 45 साल का था, अकेला, हो सकता है 20-22 साल की लड़की देखी और झटपट शादी कर ली, लेकिन उस औरत के लिए ये शादी नहीं बल्कि एक प्लान था, विपिन को बर्बाद करने का प्लान। एक काम करो। हाँ सर। विपिन के मोबाइल के पिछले 1 हफ्ते के सारे डिटेल्स निकालो, वो कहाँ कहाँ गया, किससे मिला। अगर हमें ये पता चल गया तो शायद हमारे हाथ कुछ बहुत बड़ा सुराग लग सकता है। ठीक है सर। विपिन हनीमून पे था, वो जरूर कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट प्लेसेस पे गया होगा। उन जगह की सीसीटीवी फुटेज में हो सकता है हमें वो लड़की दिख जाए, या हो सकता है शायद कोई और हो जो इनके बारे में कुछ जानता हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी तय कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। दिमाग से लेकर दिल तक की नसों में अब खून नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही नाम दौड़ता है।
हाँ ठीक है, ओके थैंक्स। सर विपिन का मोबाइल जयपुर में एक्टिव था। लोकेशन हवा महल, अल्बर्ट हॉल जैसे एरियाज थे। फिर उसके बाद वो रिसॉर्ट गया। हवा महल के लोकल पुलिस वालों ने हमें बताया है कि हवा महल के पास में एक शॉप है जिसके सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ ऐसी फुटेज मिली है जिसमें विपिन के साथ जो लड़की थी वो साफ दिख रही है। फौरन उस सीसीटीवी फुटेज को मंगवाओ। ठीक है सर। आत्या इस गेट पे जूम करो। फौरन इस वीडियो से इस लड़की की तस्वीर निकालो और उसको चारों तरफ के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ठीक है सर। और हाँ, ये भी पता करना कि इस लड़की के खिलाफ कोई केस तो नहीं दर्ज है किसी और थाने में। ठीक है सर। भाभी, भाभी। आई बन्ना। ओहो, ये बात है। बस बस 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आई। अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा के इस कलश को गिराओ और घर में गृह प्रवेश करो। इतनी खूबसूरत दुल्हन कहाँ से चुरा लाए बन्ना? भाभी चुराया तो इसने था, पहली मुलाकात में मेरा दिल। अच्छा? सिरोही में पहली बार मिला इससे। अच्छा। जब वो प्रॉपर्टी वाले काम से गया था। हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर्टी के उस काम में तो मुझे नुकसान उठाना पड़ा भाभी, लेकिन भगवान ने मुझे पूजा देकर मेरी जिंदगी के हर नुकसान की भरपाई एक ही बार में कर दी भाभी। अरे बस बन्ना, तुम पे तो मजनू का ही भूत सवार हो चुका है। अब बस खड़े खड़े बातें करने की, इसको आराम भी करने दोगे भाई? भाभी आप भी ना। सर, राजवाड़ा पुलिस थाने से खबर आई है कि उस लड़की का नाम काजल है, जिसने कई लोगों को लूटा है और बचा हुआ सामान बटोर कर फरार हो गई है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसने अपने पहले पति की भी हत्या की है। बन्ना, गुड मॉर्निंग। अरे बन्ना उठ भी जाइए। बन्ना, बन्ना। दो लोगों को जोड़कर एक नई जिंदगी देने वाली शादी की परंपरा अब लोगों से उनकी जिंदगी छीनने का कारण बनती जा रही थी। इन सभी केसेस में अलग अलग नाम तो सामने आए थे, लेकिन इन सब के पीछे चेहरा एक ही था। आखिर कौन थी ये काजल जो लोगों को अपना शिकार बना रही थी, और कौन था ये शख्स जो लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था? इन सारे सवालों के जवाब रजवाड़ा में जयपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। सर, इस काजल की तलाश तो हमें काफी समय से थी। काजल की शादी यहीं राजवाड़ा में प्रताप सिंह के साथ हुई थी, पर प्रताप और काजल का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। प्रताप उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, पर काजल को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन काजल अपने घर से बाहर निकलती है, पर प्रताप को उस पर शक था, जिसकी वजह से वो काजल का पीछा करना शुरू करता है। और पीछा करते करते वो पास ही के जंगल में जा पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि काजल अपने प्रेमी केशव के साथ में कुछ आपत्तिजनक हालात में मिलती है। वो गुस्से में आकर काजल को उल जलूल कहने लगता है, और यहाँ तक कि काजल के साथ में मारपीट भी करता है। कि तभी केशव एक बड़े से पत्थर के साथ में उसके ऊपर वार करता है और उसका मुंह पूरा कुचल डालता है। और यही नहीं सर, इसके बाद केशव पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश को आग लगा देता है। उसी दिन से ये दोनों फरार हैं। अब काजल अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाती है
उन्हें विश्वास दिलाती है और बाद में उनसे शादी कर लेती है और केशव की मदद से उनकी हत्या कर उनका सारा सामान लूटकर भाग जाती है। हेलो, क्या? बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है, इसका तांडव तो बढ़ता ही जा रहा है। आदित्य, यस सर। उस लड़की की फोटो है तुम्हारे पास? हाँ। दिखाओ। यही वो लड़की है जिसने अपना नाम पूजा बताया था? आपका देवर इस लड़की से कहाँ मिला था? सर वो प्रॉपर्टी के किसी काम से सिरोही गांव गया था। आपका देवर सिरोही किससे मिलने गया था? सर किसी जमींदार से मिलने गया था, संदीप नाम था शायद। वही वो इस पूजा से मिला और उससे शादी कर ली। आदित्य। हाँ सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हमें सिरोही जाना होगा काजल और केशव का पता लगाने। ठीक है सर। केशव आपका बेटा है? जी सर। कहीं कोई खबर मिली? तुम आए ना, जा पानी ले रहा, मैं बात करूं यहाँ से। पर इन्होंने केशव के बारे में पूछा है, कुछ पता चला केशव को? देखिए माँ जी, हमें भी आपके बेटे की तलाश है। उसने कई लोगों का खून किया अपने साथी काजल के साथ मिलकर। देखो साहब, मारो बेटो केशव और काजल एक दूसरे से प्रेम करे साहब। मैं कोई मंदिर में जाकर शादी कर ली साहब, क्योंकि काजल का घरवाला है ना साहब, मैं भी की शादी केशव से करवा में आनाकानी कर रहा साहब। उसने कभी आपसे मिलने की कोशिश की या कभी फोन किया? अगर फोन करते या मिलते तो मैं थाना का इतना चक्कर थोड़ी काटता साहब। मानो तो इतना ही पता है कि कड़े दूर शहर में चला गया साहब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करवाना। फिर साहब एक दिन मैं देखो कि वो प्रताप के साथ शादी कर रही है साहब। प्रताप एक नंबर को सूदखोर है साहब, और भी को बाप मंगत साहब वो भी एक नंबर को सूदखोर है। घना पीसा भरो पूरा परिवार है पीसा है साहब। हाँ ये तो मैंने पता है साहब कि प्रताप से भी कोई नातो ही हो साहब। नाता? नाता राजस्थान की एक ऐसी प्रथा जो कुछ समुदाय के लोगों के भले के लिए बनाई गई थी, जिसमें कम उम्र में विधवा बनी औरतों की दोबारा शादी हो सकती थी, किसी गलत रिश्ते में फंसे परिवार को बचाया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये प्रथा तो बदली ही, इससे जुड़े लोग भी बदलते गए। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बेधड़क इस प्रथा के नाम पर औरतों की खरीद फरोख्त की जाती है। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं, कई समुदाय हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, और इनकी शुरुआत इंसानियत की भलाई के लिए ही की गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे काम में गलत मकसद ढूंढ ही लेते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस केस में। सिरोही गांव के माने सब लड़का का घरवाला है ना सब, वह पीसा देर अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर सके साहब। फिर वह जी भी उम्र की लड़कियों ने साहब 20 में शादी कर ले साहब। अయ్యా प्रताप और काजल को भी नातो हो साहब। साहब एक दिन एक आदमी मार कर आयो, केशव ने प्रताप को खून कर दियो। प्रताप को खून कर दियो साहब केशव। अब मारो बेटो खूनी कोनी साहब। साहब माँ का घर के माने तो खाने पीने में भी शुद्ध शाकाहारी है साहब। माँ के घर में तो मच्छर मारो भी पाप है साहब। मारो बेटो कोई को खून को नहीं कर सके साहब। देखिए कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसी होने और दिखने के फर्क को पहचानना हमारा काम है, और आपका बेटा जो कर रहा है एक बाप होने के नाते आप सुन नहीं सकते, और कानून की नज़र में सब एक है। जिस दिन आपका बेटा हमारे हाथ आ गया उस दिन कानून का फंदा उसके गले में होगा। साहब मारो बेटो निर्दोष है साहब, मैंने छोड़ दो साहब। चलो साहब मारो बेटो निर्दोष है साहब, मैंने छोड़ दो। मारो बेटो निर्दोष है साहब। आप उठिए, चलो। तुमने मेरे बच्चे का हाथ क्यों जलाया? मुझे नहीं करना कोई काम, नहीं करनी कोई शादी। हैसियत और हौसला दोनों काबू में रख, वरना तेरी सांसें बेकाबू कर दूंगा मैं, समझी?
मेरी बोली हर बात पत्थर की लकीर हो गए, और इस लकीर को पार करने की कोशिश अगर तूने की तो तेरे लाडले का सर किसी पत्थर से कुचल दूंगा मैं। चल। काका किसी संदीप को जानते हैं आप लोग जानते हो किसी संदीप को? भाई साहब ये जमींदार संदीप का घर कहाँ होगा? कौन संदीप? अगर हमें काजल के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमें बहुत कुछ साफ हो सकता है। सर क्यों ना हम काजल के माँ बाप से मिले, शायद ये मुलाकात कई रात से पर्दे उठा दे। चलो। साहब आ बात बिल्कुल साची है कि मैं माँ की बेटी काजल को ना तो प्रताप से करे हो, पर जब से आज तक मैं काजल से मिला तक को नहीं था। तो आप उससे अब तक नहीं मिल पाए, और यहीं आपके गांव का एक शख्स करण उससे मिलता है, यहीं के मंदिर में उससे शादी करता है, आपकी बेटी उसे जान से मार देती है। ये सब कैसे हो गया भंवर जी? आपका गांव तो 5 सड़कों में खत्म हो जाता है, इनमें से कोई भी रास्ता आपको अपनी बेटी तक लेकर नहीं गया। मैं आपने साची कह रहा हूँ, मैं काजल से बिल्कुल नहीं मिला, और जो करण नाम तो मैं आपका मुंडा तो सुन रहा हूँ साहब। मैं साहब आप मैं बता रहा हूँ कि काजल को चेहरो मैं जैसे कोने देखे हो जैसे वो प्रताप ने मारकर और केशव का साथ भाग नहीं गई। चलिए हम आपकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, पर ये बताइए कि ये संदीप कौन है? संदीप कौन है साहब? कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन आप यही मनाना कि हमें वापस आने की जरूरत ना पड़े। चलो। झांको, पुलिस वाला आया था, मैं थाने कह रहा हूं कि थोड़ा दिनों के वास्ते शांत हो जाओ। बड़े बड़े धमाकों के पहले छोटी मोटी चिंगारियों पे ध्यान नहीं देते। अब तक जो मिला वो तो फुलझड़ी थी, इस बार ऐसा खेल होगा कि पूरी दिवाली मनेगी दिवाली। ये मौका हमारे हाथ में ना हमारी किस्मत में आया है, इसे मैं इसी तरह जाने नहीं दूंगा। हाँ साहब, इंतजाम हो गया है, छोरी बहुत चौखो है, ख्याल रखेगी थारो। ऐसी लड़की की जरूरत है मुझे। हाँ भाई, वैसे ही ढूंढी है जैसे थारो को चाहिए थी। बाकी आप नाते के पैसे का इंतजाम रखो, जल्दी उसे लेके आपके गांव आता हूँ। अरे जल्दी से जल्दी आ जाओ, पीसा तो तैयार ही पड़ा है, चिंता क्यों करो हो। पैसे और लालच की नींव किसी भी रिश्ते को खड़ा नहीं होने देती, बल्कि उसे खोखला बना देती है। अक्सर कुछ लोग रिश्तों को बनाने से पहले इस ताक में रहते हैं कि आगे बनने वाले रिश्तों से वो कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, और वहीं अगर ऐसे लोगों के हाथों में नाता प्रथा जैसी व्यवस्था लग जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। इस व्यवस्था का दुरुपयोग यहां भी हो रहा था, लेकिन कौन थे वो लोग जिनका चेहरा अभी सामने आना बाकी था, पर बहुत जल्द इस केस की सारी परतें खुलने वाली थी। ले जाओ, पेपर तैयार करवाओ। सर, गांव में तैनात हमारे कांस्टेबल से 2 बातें पता चली है। पहला तो ये है कि काजल के माँ बाप ने प्रताप के पिता मंगत से काफ़ी पैसा ब्याज पे ले रखा है, जिसकी वजह से उन्होंने काजल की शादी प्रताप से कराई। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि काजल का एक बेटा भी है, प्रताप से नहीं बल्कि उसके पहले पति केशव से, जो से प्रताप के साथ हुई शादी से पहले ही हो चुका था। मुझे पहले से ही काजल के परिवार वालों पर शक था। मुजरिम के साथ साथ उसे बचाने वाला भी बराबर का भागीदार होता है। वक्त आ गया है, इस जुर्म से उनकी भागीदारी खत्म की जाए। कहाँ हो साहब? आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं कहीं कौन करूँ साहब, मैं कहीं कौन करूँ? कांस्टेबल,
मैं काहे कौन करो साहब, मैंने तो कहते मैंने हवालात में बताएंगे किसने क्या किया। चलो। उम्र ज्यादा है आपकी, तजुर्बा भी ज्यादा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जरा भी झूठ बोलें और आपको दर्द भी ज्यादा हो, इसलिए जो भी पता है बिल्कुल सच सच बताओ। आपने बच्ची ने बचावा का रखे थे, माँ बाप काहे नहीं कर सके साहब। मैं काजल ने शहर से वापस बुला लिया, केशव का साथ रहता हो गया, 2 साल हो गया था। वो केशव का साथ खुश कौन हुई, मैंने पता लगे केशव से उनके एक बच्चों भी है। मेरी उन्हें प्यार से समझाया कि बेटा केशव और बी का साथ गुजारा हुआ दिन भूल जा और प्रताप सो नयो ना तो कर ले, जिससे मारो कर्जो उतर जाए। मने तो इतना ही बेरो है साहब कि केशव प्रताप ने मारकर जला दियो साहब और काजल ने अपने सागे ले गयो साहब। हमें इतना ही पता है साहब, ये क्या आगे मने कहीं कौन बेरो साहब। तुम्हारी बेटी की वजह से कईयों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया। अब तक वक्त और किस्मत दोनों तुम्हारी बेटी का साथ दे रहे थे, लेकिन कानून ना वक्त को मानता है ना उसके हाथों में किस्मत की लकीर है जिसके आगे वो झुक जाए। तुम लोग जा सकते हो। मुझे लगता है कि ये केशव ही है जिसने काजल का सौदा करण के साथ किया है संदीप बनकर, और फिर इसी ने उसे विपिन के पास भी बेचा होगा। मुझे पूरा डाउट है कि हर बार केशव ही काजल को बेचता है और नाते के पैसे ले लेता है और फिर जानबूझकर उन लोगों को मार देता है ताकि काजल उसके पास वापस आ जाए, जिससे वो अगला खेल खेल सके। सर मैं एक काम करता हूँ, सारे विक्टिम्स की कॉल डिटेल चेक करता हूँ। जैसे इन सबके बीच में काजल एक कॉमन कड़ी है, वैसे ही शायद हमें कोई कड़ी या कोई नंबर मिल जाए जो हमें इनके गिरबान तक पहुंचा दे। मैं जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अब ये सब और नहीं करना। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ हमारी जुबान खुलेगी। थारी जुबान खुलेगी तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए, समझी। और वैसे भी इन सब से बच के जाएगी इकट्ठे तू हैं। इन सब में जितना हाथ मेरा है ना उतना साथ तेरा भी है। और एक बात तो तन्ने बताना ही भूल गया मैं, हैं कि साथ देने वाले की सजा बड़ी होती है, हैं। इस बात को याद रखियो। चल भाग यहाँ से, भाग। अच्छा ठीक है, हाँ मैं बात करता हूँ। ठीक है अभी रखता हूँ फोन। ठीक सर, हमारा निशाना एकदम सही जगह पर लगा है। सारे विक्टिम के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर कॉमन है और विक्टिम को कॉल शादी के 2-4 दिन पहले ही किए हुए हैं। हालांकि बातों की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आदित्य, कई बार बड़ी बड़ी बातें कम शब्दों में ही की जाती। इस वक्त वो मोबाइल कहाँ है? सर अभी नंबर स्विच ऑफ है। इस नंबर का एड्रेस निकलवाओ और इस नंबर और इस फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। बेटा मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, जैसे हर बार आ जाती है। मम्मा आपने किसी को मारा तो नहीं है ना, टीवी पर दिखा रहे थे। नहीं बेटा, मामा ने किसी को नहीं मारा। मामा जो कुछ कर रही है सब आपके लिए कर रही है। मम्मा वो लोग आपको पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे ना मुझसे दूर? नहीं बेटा, मामा को कुछ नहीं होगा। मामा बस यूं गई और यूं वापस आ जाएंगी, है ना। तब तक आप बैठ करके टीवी देखो। आदित्य, आसपास के घरों में पता करो, हो न हो उन्हें यहां जरूर देखा गया होगा। एक्सक्यूज मी,
आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? हाँ सर, मैं यही रहता हूँ। ये कॉर्नर वाला फ्लैट किसका है? ये कॉर्नर वाला फ्लैट तो प्रताप भाई का घर है। आपने इन दोनों को यहाँ पे आते जाते देखा है कभी? हाँ सर, मैंने इस लड़की को तो यहाँ हमेशा आते जाते देखा है, पर मैंने इस लड़के को कभी यहाँ पे आते नहीं देखा। थैंक यू। आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल ने प्रताप के इस एड्रेस का गलत फायदा उठाकर केशव को सिम कार्ड दिलवाया हो सकता है सर। एक काम करो, हाँ, हमें फौरन प्रताप के घर चलना होगा। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस पते पर कौन कौन आता था। ठीक है सर। साहब बड़े अच्छे हैं छोरी, लेकिन इनके छोरा छोरी इनको छोड़ के चले गए। अब इस हवेली का और इनका ख्याल थारे को रखना है। ले चाल, मैं तने मारी हवेली दिखाऊं। अब तो तू मारी जोरू है, सारी हवेली तने घुमा ले आयो, पर हवेली को खास कमरो है वो जो तने दिखावा ले आयो हूँ। लाजा इके मैंने मारी सारी जिंदगी कमाई है, इको ध्यान तने रखणू है। आ मारी जिंदगी कमाई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। शाबाश, बहुत अच्छी बात। आदित्य, ये दूसरा आदमी कौन होगा काजल के साथ जो? आदित्य, हाँ सर, फौरन उस पड़ोसी को फोन लगाओ। ठीक है सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके बेटे प्रताप के जयपुर वाले घर पे कौन कौन आता जाता था? जयपुर वाला घर? अरे साहब, मेरे बेटे का तो जयपुर में कोई घर हो ही नहीं सकता। अरे जयपुर तो क्या, उसका तो कहीं भी घर नहीं हो सकता। उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, क्योंकि धंधे में इतना नुकसान हुआ था ना। नुकसान? हाँ साहब, मेरे बेटे को दारू पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। बात बात में गुस्सा करने लगा था। उसकी इसी आदत के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो भी मैंने काजल से उसकी शादी करवा दी। उसके घर वाले भी इसलिए तैयार हो गए थे कि मैंने सोचा उनका कर्जा माफ कर दूंगा। मैंने सोचा था साहब शादी के बाद सुधर जाएगा। अरे क्या जरूरत थी उस केशव से उलझने की, आखिर मार दिया ना उस केशव ने मेरे बेटे को। गौर से देखो, यही आदमी था? हाँ साहब, यही आदमी था वो। एक बार फिर से सोच लो, पक्का याद है? हाँ साहब, पक्का यही था वो आदमी। वाह जी वाह, यहाँ बैठ के पैसे गिने जा रहे हैं। कहाँ से आए पैसे? आशा करता हूँ कि आप आपकी जुबान से वही निकलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। साफ साफ बोलो, पैसे कहाँ से आए? काजल कहाँ है? ले चलो इन्हें, हवालात में सारी हवा निकल जाएगी। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब, हमारी बात। तू है या तेरा भूत है ये? सबकी नजरों में तो तू बोल्ड हो चुका है। अब मैं तुझे अपनी बैटिंग दिखाता हूं। ले जाओ इन दोनों को, चल। और आपको शादी का ज्यादा शौक चढ़ रहा है। आपके इस शौक ने आज आपकी जिंदगी ले ली होती अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते। आगे से कोई भी गलती करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हर गलती का संबंध 100 से है। 100 नंबर याद है ना?
तू तो बड़ी चालाकी से अपना काम कर रहा था। वो तो तेरी किस्मत थोड़ी खराब निकली। उस सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही मैंने तेरा चेहरा देखा। आदित्य, इस गेट पे जूम करो। उसी समय सारा माजरा समझ गया था, और जब तेरे उस जयपुर वाले पड़ोसी को मैंने तेरी फोटो दिखाई, सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। गौर से देखो, यही आदमी था? हाँ साहब, यही आदमी था वो। देख प्रताप, गुनाह करने वाला कितने भी कदम आगे हो, कानून हमेशा उससे 2 कदम आगे होता है। तूने ये सोच कैसे लिया कि ये सब करके तू बच जाएगा? बोल! साहब, मारे को सूद ब्याज के धंधा में घना नुकसान पहुंचा। पिताजी को ये लगने लगा था कि मैं किसी काम का नहीं हूं। काम करने काज का 2.5 से नाश कर, निकल जा मेरे घर से, निकल बाहर निकल। पर इस काजल की शादी जब मुझसे हुई तो मुझे इसके पहले पति केशव के बारे में और इसके छोरे के बारे में कुछ ना मालूम था। ठग गए इन लोगों ने मुझको। मैंने उसी दिन तय कर लिया साहब कि इस काजल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर भूलना तो छोड़ो साहब, सांस सांस में जिएगी, सांस सांस में जिएगी। साहब, मैंने फिर एक दिन काजल को मैंने केशव से मिलते देख लिया। काजल! मैंने सोचा था कि मेरी ये झूठी मौत मेरी जिंदगी के एक नए दरवाजे खोलेगी। काजल वहाँ थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी ना साहब, क्योंकि उसका बेटा तो पहले से मेरे पास था। फिर उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठा के मैंने उसका नाता और लोगों के साथ कराना शुरू कर दिया। मेरी इस तरकीब में मुझे कुछ ही दिन में लाखों रुपए दिए। ये जयपुर वाला घर भी मैंने उन्हीं कमाए हुए पैसों से खरीदा है साहब। और तेरे उसी कमाए हुए पैसों से खरीदे हुए घर ने तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया है। साहब, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं, मुझे नहीं पता साहब। आपने मुझे उस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्त करा दिया। मेरे घर वालों ने और उस प्रताप ने मुझे एक दलदल में धकेल दिया था। मैं शहर से वापस गांव अपनी माँ से मिलने गई। उन पर काफी कर्ज था। माँ ने मुझसे कहा कि मैं प्रताप से शादी कर लूं तो सब ठीक हो सकता है। मैंने प्रताप से शादी करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर मेरे घर वालों ने मुझे और मेरे बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझसे कहा कि प्रताप से शादी के बाद मैं चाहूं तो केशव के पास वापस जा सकती हूँ। मैंने प्रताप से शादी कर ली। एक दिन मैं केशव से मिली। मैंने केशव को कहा मुझे इन सब से दूर ले चलो, लेकिन उस प्रताप ने। काजल, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, पर तुम्हें शुरू में ही कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तब शायद तुम्हें यह सब सहने की जरूरत नहीं पड़ती और कितने ही लोगों की जान भी बच जाती। लेकिन अब तुम प्रताप के पाप के हिस्सेदार हो, और पाप का हिस्सा जिंदगी को कई हिस्सों में बांट देता है। काजल, हम तुम्हारे बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, पर ये देखने के लिए तुम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बातें पुलिस को ना बताकर तुमने कहीं ना कहीं प्रताप का साथ दिया है। इस साथ में भले ही तुम्हारी रजामंदी ना हो, पर कानून की नजर में तुम भी एक मुजरिम हो। हवलदार, बेटा, खूब पढ़ना लिखना, खूब बड़ा आदमी बनना। जब आप बड़े हो जाओगे ना
तो अपनी मम्मा को लेने आना। शालू बेटा, और कितना टाइम लगेगा? जरा जल्दी करना। हाँ माँ जी, आ रही हूँ। ये लीजिए माँ जी। रख ले। दीदी, आपको कोई मदद चाहिए? नहीं। भैया, ये सब्जी लीजिए, दीदी ने खास आपके लिए बनाई है। अरे रानी, खाना क्यों नहीं खा रही? ढंग से खाना खाओ। आरशात पाहिलंय स्वतःला? कितनी दुबली पतली हो गई है। हाँ, अरे माँ बनने जा रही हो। ढंग से खाना खाओ। निधि, तिला एक पोळी दे, तूप लावलेली। चलो जल्दी से सो जाओ। इस हालत में टाइम पे खाना और टाइम पे सोना चाहिए। अपनी नहीं तो अपने होने वाले बच्चे की फिक्र करो। चलो सो जाओ। रानी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? लाइट बंद करो और जल्दी से सो जाओ। दीदी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। वो स्कूल वाली कहानी सुनाओ ना। लेकिन माँ जी ने सोने को कहा ना। जैसे उसने पीछे देखा ना, टीचर वहाँ सामने खड़ा था। कहाँ जा रही हो स्नेहा? मैं पूछ रही हूँ स्नेहा, कहाँ जा रही हो? मैं वो अरे स्नेहा, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें अंदर के कमरे से लाने के लिए कहा था कपड़े। कोई बात नहीं, गलती से गई होगी। आओ प्रसाद ले लो। रानी कहाँ है? वो अंदर कमरे में। ठीक है। रानी, आज का दिन तेरे लिए बहुत ही खास है। आज मैंने बापा से तेरे लिए खास प्रार्थना की है। बिल्कुल काळजी करू नकोस। निधि तुझे संभाल कर हॉस्पिटल लेके जाएगी। ले प्रसाद ले ले। खा ले। भारत में लड़कियों के लिए शादी करने की कानूनन उम्र 18 साल है, लेकिन इस घर में 4 नाबालिग लड़कियां गर्भावस्था में रह रही थी। सवाल था क्यों? इतनी कम उम्र की लड़कियों का गर्भवती होना एक गंभीर विषय था। लड़कियों को घर से बाहर जाने की मनाही थी, तो क्या इन लड़कियों को जबरदस्ती इस घर में रखा गया था? और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ घर की मुखिया सावित्री गायकवाड़ घर में एक नए मेहमान के आने की उम्मीद पर खुशियां जता रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी बात पर रानी के चेहरे पर आखिर डर क्यों नजर आ रहा था?
लड़का है। मुझे सुरेश और रितेश से बात करनी होगी। रितेश, ये तो निधि की आवाज है। निधि, ये कैसे हुआ? वो मुझे मार के भाग गई। जाओ उसको पकड़ो, भाग गई। जाओ। ये यहाँ लाने से पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टर, इस लड़की की उम्र क्या रही होगी? 16-17 साल? जी हाँ, पर और एक बात, ये लड़की प्रेग्नेंट थी और बाकी बातें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकती है। क्या नाम है आपका? सर प्रेम कुमार सर। सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर वो लड़की अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गई, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की सर, आप यकीन मानिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है सर। श्रीराम, इनका स्टेटमेंट लिख लो और जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ करो और देखो क्या पता चलता है। ओके सर। जोशी, यस सर। तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। जी सर। कल रात को इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ, कुछ बता सकते हो? हाँ साहब, ऐसा हुआ कि कल रात जब मैं दुकान बंद करके जा रहा था तभी वो लड़की भागी आई। शायद कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और भागते हुए अचानक वो गाड़ी के सामने आ गई। तुमने उन लोगों को देखा था जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे? नहीं साहब, मैं काफ़ी दूर से देख रहा था और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं यहाँ से चला गया। अब मुझे लगा कहीं पुलिस आई तो मुझे। लड़की किस तरफ से भाग कर आ रही थी? वो साहब वो सामने वाली गली से, वहाँ से। वो वाली गली? हाँ साहब, वो सामने। ठीक, चलो देखते हैं। लड़की इस तरफ से भाग के आई थी। अरे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वह बिल्कुल पास के एक बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये रही उसके फुटेज। इसमें तो किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें इन दोनों आदमियों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लड़की, वो भी नाबालिग, जान बचाकर भाग रही थी। आखिर ऐसा क्या किया था इन दोनों लोगों ने? अच्छा, इस लाश की पहचान हुई? कौन है लड़की? नहीं सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में भी तस्वीर भेजी गई थी, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। शालू दीदी। हाँ बोलो। शालू दीदी। हाँ बोलो ना। ये रानी दीदी कहाँ है? अब वो वापस क्यों नहीं आई? और ये निधि दीदी को भी सिर पे चोट लगी है। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं स्नेहा, रानी कहीं गई है ना, वो आ जाएगी वापस, तुम चिंता मत करो। क्या बातें हो रही है? नहीं कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, हमने सब जगह पता कर लिया, सब जगह पूछताछ कर ली, लेकिन किसी को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। श्रीराम, इस तरह तो इस केस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा।
अच्छे से देखो, कुछ है आसपास? कब देखा तुमने ये सब? शाम में झाड़ू लगा रहा था, जैसे ही मैंने देखा 100 नंबर पे डायल किया और आप लोगों को बता दिया। गॉड फिटर्स को एनालिसिस के लिए भेज दो। जोशी, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। जी साहब। सर वो केस भी कुछ ऐसा ही था, बच्चे को 18 हफ्ते में गिराया गया था, वो भी लड़का ही था। श्रीराम, एक काम करो, जिस एरिया में वो डस्टबिन था वहां पे जितने भी भ्रूण हत्या और इलीगल अबॉर्शन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उन सब रिपोर्ट्स की कॉपी निकलवाओ। ओके सर। ये उस एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां पिछले 2 सालों में जितने भी भ्रूण हत्या के केसेस दर्ज हुए हैं, सब उनके फाइल्स हैं। इन सारे केसेस में जितनी भी अबॉर्शंस हुए हैं सब लड़कों के हुए। ये कन्या भ्रूण हत्या के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, पर यह तो मामला उल्टा ही है। कोई तो है, कोई इंसान, कोई संगठन या फिर कोई समुदाय जो ये भ्रूण हत्याएं जानबूझ के करवा रहा है। अच्छा, जहां जहां से तुमने इस केसेस की फाइल निकलवाई वहां पर इन केसेस का क्या स्टेटस था? सभी कोर्ट केसेस हैं सर। अच्छा श्रीराम, आज से कुछ महीने पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, याद है? जो किसी से जान बचाकर भाग रही थी। उसके गर्भ में भी तो एक लड़का था। बिल्कुल सर। जो भी हो, कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। एक काम करो श्रीराम, तुम एक टीम रेडी करो और सबको यहां मीटिंग के लिए बुलाओ 1 घंटे में। सर, आई हैव अ प्लान। ओके सर। ये वो सारे इलाके हैं जहां पर मेल फिटसेस पाए गए थे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के बीच में ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। अब आपको करना यह है कि इस इलाके में जितने भी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां जाना है और पता करो कि कौन से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो समाज के सामने तो सीधे बनते हैं लेकिन बंद दरवाजे के पीछे सेक्स डिटर्मिनेशन का धंधा चलाते हैं। आप लोगों को जोड़े बनाकर जाना है, पति पत्नी के। औरतें सब गर्भवती लगनी चाहिए। अब जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है वो साफ साफ तो बताने वाला है नहीं। इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। पैसे का लालच दो, पैसे से अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता है। ऑल क्लियर? यस सर। पुलिस के सामने एक बड़ा खुलासा हुआ था, एक अनसुना और असाधारण मामला। इतने बड़े पैमाने पर मेल फीटिसाइड यानी कि नर भ्रूण हत्याएं की जा रही थी। पुलिस के लिए यह बेहद चौंकाने वाला मामला था, लेकिन ऐसी अनसुनी घटना की आखिर वजह क्या थी? सिर्फ मेल फीटस का मिलना। इस बात में दो राय नहीं थी कि इस इलाके में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण किया जा रहा था, जबकि हमारे देश में बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करना कानूनन अपराध है। हमारे देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां लड़कियों को लड़कों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, दहेज लड़कों को देना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ परिवार लड़कों को एक बोझ की तरह से देख सकते हैं। तो क्या इस सब के पीछे ऐसे ही किसी समुदाय के लोगों का हाथ था, या फिर कोई अंधविश्वासी बलि चढ़ाने के नाम पर इस जुर्म को एक सोचे समझे तरीके से अंजाम दे रहा था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इतनी घिनौनी और ऐसी असाधारण हरकत के लिए लोगों को उकसा रही थी? ये गोली ले ले, पानी देती हूँ। जब पेट से होते हैं ना तो ऐसा दर्द होता ही है। अपने बच्चे के लिए ऐसी तकलीफ तो सहनी पड़ती है। चल सो जा। स्नेहा भात खाच्छिस ना केनो? माँ बेटे बेहतर होचे। क्या हुआ मेरी बेटी को? बाबा आप ये दवाई दुकान से ले आइए। बेटा तू डॉक्टर बनने वाली है, बनी नहीं है। ये जी सुन छो, एक टू मे के लिए जाओ ना डॉक्टर बाबू के पास। हाँ चलो। माँ डॉक्टर बाबू ने पिछली बार यही दवा दी थी और मुझे पता है इस बार भी यही देंगे। मुझे पता है तू क्या सोच रही है, घबरा मत।
तेरे इलाज के पैसे हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। घर में लक्ष्मी है, हमारी एक बिटिया है। हमें बस एक बेटा चाहिए जो हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाए। तो हम दोनों की विनती है, बस टेस्ट करवा के हमें इतना बता दीजिए कि हमें बेटा होगा या बेटी। देखिए, आप जो करना चाहते हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी है। हमारे यहाँ ये नहीं होता। आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप एक बार कोशिश करके देख लेते प्लीज़। नहीं, बोला ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। हाँ श्रीराम, सभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके पता करो, लेकिन अगर वो ना कह दें तो फिर उनके स्टाफ से पूछो, क्योंकि ऐसे काम में सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट अकेले नहीं होंगे, उनका कोई ना कोई स्टाफ भी शामिल होगा। अच्छा ठीक है। नेहा, तुम तो तैयार नहीं हुई? बाहर दीदी तेरे कब से इंतजार कर रही है। दीदी, मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुझे? पता है तुझे तू क्या बोल रही है? भूल गई तू कहाँ है? क्यों गुस्सा दिलाती है तू मुझे? तुझे पता है ना, मैं जो कुछ कर रही है तेरे भले के लिए कर रही हूँ। भगवान करे तू भी इस दुनिया में एक छोटी सी नन्ही सी परी को लेकर आए। समझ गई ना तू? जा जाकर तैयार हो जा। जा रही है ना तू? मुबारक हो, लड़की है, फिक्र की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। स्नेहा के पेट में एक छोटी बच्ची पल रही थी और उसे इस बात का अंदाजा था कि शायद उसका गर्भपात नहीं करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी स्नेहा डरी हुई थी। क्या स्नेहा के डर की वजह मां बनने की जिम्मेदारी थी, या वो अपनी बच्ची को लेकर चिंतित थी? सावित्री के बर्ताव से यह साफ जाहिर था कि उसे नवजात बच्चियों में दिलचस्पी थी। आखिर क्या होने वाला था इन बच्चियों के साथ? दूसरी तरफ पुलिस घास के ढेर में सुई खोज रही थी, लेकिन जब तक पुलिस इस केस को सुलझाती उतने वक्त में न जाने कितने अजन्मे शिशुओं की जान खतरे में थी। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और हाँ, इस प्रोसीजर के 35,000 रुपये लगेंगे। समझो मिल गए। पाजी, तुझसे सिर्फ ये दसो आना कब है? अभी करें? नहीं नहीं, अभी नहीं, आप रात को 11 बजे आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है जी, मेहरबानी। चलो आराम से। सर, रात के 11 बजे बुलाए हमें, 35,000 मांगे हैं। ये डॉक्टर साहब MBBS और MD की डिग्री लेके बैठे हैं, आज इनको एक और डिग्री देते हैं। आइए आइए। डॉक्टर साहब, आप अकेले ही हो क्या? आपके साथ और कोई नहीं है? हाँ, अभी तो मैं ही हूँ। वैसे इसके लिए मैं खास स्टाफ रखता हूँ, लेकिन आज जरा वो छुट्टी पे है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मैडम, आप लेट जाइए प्लीज। बड़ी जल्दी है यहां से भागने की। मैंने क्या किया सर? बता, तेरा इलीगल धंधा कब से चल रहा है? कौन सा धंधा सर? सर, आज पहली बारी किया और आपने पकड़ लिया सर। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पहली बार गलती हुई है? डॉक्टर, तू सच सच बता दे, नहीं तो तेरी इस डिग्री के साथ एक और डिग्री जोड़ दूंगा, 3rd डिग्री। बोलता है क्या? नहीं सर, 2 साल से सर, 2 साल से। सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन
दोनों इलीगल तरीके से पिछले 2 साल से करता आ रहा है तू। और तूने जिन जिन लोगों के अबॉर्शन किए हैं उन सब ने हमें स्टेटमेंट दिया है, सबने तेरा नाम लिया है। इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना, सच बता। सच सच बता। क्या बताऊं सर, वो मुझे तो बस काम के पैसे मिलते थे, वो मेरे पास कस्टमर लेकर आता था। वो कौन? सर वो विजय सर, विजय लेकर आता था सर। और सर वो प्रेग्नेंट लड़की को लेकर आता था, उसका बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता था, और लड़का होता तो अबॉर्शन के लिए कहता था, और लड़की होती तो वो वापस चला जाता था सर। कौन है विजय? विजय एक कंपाउंडर है सर, स्टार हॉस्पिटल में काम करता है, और इस काम के पैसे भी मुझे वही देता है सर। कहां मिलेगा विजय अभी? कौन है भाई? विजय, चल 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 चल। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख बेटा, हम जानते हैं कि तू अकेला नहीं है, इसलिए भलाई इसी में है कि तू सब सच सच बता दे। अब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। देख, अगर तू हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है मत कर, तेरी मर्जी, लेकिन फिर तुझे जेल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, अगर तू हमारी मदद करेगा ना तो हम तुझे सरकारी गवाह बना लेंगे, और फिर हो सकता है तेरी सजा कुछ कम हो जाए, या फिर तेरी सजा माफ भी हो सकती है। सोच ले। क्यों, मदद करेगा ना? स्नेहा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? स्नेहा, ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ, तुम दोनों घर में लक्ष्मी लाने वाली हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे खुशियों पे पानी मत फेरना, समझे? इतनी सेवा कर रही हो, ख्याल रख रही हो, तेरा नाटक चल रहा है। ले, खा ले। देख, मैं तुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहती, तू मुझे इसके लिए मजबूर भी मत करना। वो भी तो पेट से है ना, वो रो रही है, चुपचाप खाना खा रही है ना। तू भी खा ले, वरना तू मेरा रुद्र अवतार देखेगी। ले, खाना खा ले। सच बता। कुछ बता सर? नहीं सर। नहीं, ऐसे नहीं बताएगा ये। मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। बोल। ये सबके पीछे एक बबीता नाम की औरत है साहब। बबीता ही मेरे को फोन करके बताती थी कि लड़की कब आने वाली होती थी। डॉक्टर साहब को तैयार करके उनकी मदद करना, उनको पैसे देना, ये सब मेरा काम था साहब। बबीता का आदमी मेरे को आकर पेमेंट देता था। ये बबीता कहाँ मिलेगी इस वक्त? सर, बबीता कहाँ मिलेगी ये बोल नहीं सकते, पर हाँ, मैं एक आध बार उससे उसके जूही नगर वाले अड्डे पर मिला हूँ साहब। इसका फोन दो उसे। ये ले। चल बबीता को फोन लगा और उससे पूछ के कहाँ है वो इस वक्त। स्पीकर पर डाल। सब उठा नहीं रही है। विजय के बयान के मुताबिक इन नर भ्रूण हत्याओं को एक देह व्यापार चलाने वाली महिला अंजाम दे रही थी, लेकिन अब भी कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। आखिरकार ये बबीता नाम की महिला कहां थी और क्या राज छुपाकर बैठी थी? सावित्री गायकवाड़ का इस देह व्यापार से क्या लेना देना था, और वो लड़कियों के साथ क्या करने वाली थी? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि नर भ्रूण हत्याएं करके आखिर ये लोग पाना क्या चाहते थे? सब बबीता का ही फोन आ रहा है। उठा, बात कर। हेलो
बबीता मैडम, किधर हो आप? क्यों? तेरा को इससे क्या मतलब? हाँ? क्या मैडम, मैं सोच रहा था कि अभी आपके जूही नगर वाले अड्डे पे आऊं, आप कोई अच्छी लड़की दिखाती तो मजा आ जाता। वैसे तो मैं बाहर जा रही थी, अब तुझसे मिलके ही जाती हूँ। तू भी क्या याद रखेगा? आ जा। ठीक है, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। जूही नगर में ये सब। पकड़ लो इसे। क्या? चले। मैंने क्या किया? जितने कमरे सब पे छापा मारो, जल्दी। बच्चे को भी ले लो। चल बता, सच क्या है? साहब, कुछ मांडुली, आप बस बोलो, इस केस को यहीं पर सेटल करते हैं ना? अच्छा, विजय को जानती है? उसने तेरे कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया है। देख, जो कुछ भी जानती है ना, सच सच बता दे, भलाई इसी में है तेरी। क्या साहब, आप कुछ भी बोलते हो? मैं धंधा चलाती हूँ, सब कुछ सावधानी से करती हूँ। वो विजय, वो जो कुछ कह रहा है ना, वही करता होगा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सर, वो मुंह नहीं खोल रही है। मुंह नहीं खोल रही? नहीं सर। मैं बबीता का फोन ही देख रहा था। इसमें उसने अपनी कुछ लड़कियों की तस्वीरें सेव करके रखी हुई हैं, शायद क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। इसमें से मुझे एक तस्वीर मिली है, देखो। सर, ये तो वो एक्सीडेंट वाली लड़की की तस्वीर है। एग्जैक्टली। तुम एक काम करो, इन सारी तस्वीरों को अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करो और यहाँ मौजूद सभी लड़कियों को दिखाओ, शायद उनसे कुछ पता चल सके। ओके सर। देखो बेटा, जो भी बात है हमें साफ साफ बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है। डरो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बताओ। वो मैं और बाकी लड़कियां। बेटा, तुम ये जो सावित्री बता रही हो, इसे पहचान सकती हो? श्रीराम सर, एक स्केच आर्टिस्ट अरेंज करो और इनके साथ बैठकर के सावित्री और उसके परिवार वालों का एक स्केच बनाओ। उसके बाद ये स्केचेस बबीता के सामने रखो, देखते हैं फिर उसकी जबान कैसे नहीं खुलती। किंतु क्या नो, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देखो स्नेहा, आकाश बहुत पैसे वाले घर से है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ना बाबा, আমি এখন বিয়ে করব না। मुझे स्कूल जाना है और बड़ियों के डॉक्टर बनना है। फिर आप जिससे बोलेंगे उससे मैं शादी कर लूंगी। अमी किछु जानी ना, मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से करवा रहा हूँ, उससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। ये स्नेहा, सुन तो। बेटा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये लो, प्रसाद खाओ। खा लो, सब चिंता दूर हो जाएगा। खाओ।
तुम दोनों, अगर इसने फिर से भागने की कोशिश की ना तो उसके हाथ पैर तोड़ दो, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लायक छोड़ो उसको, समझे? किसी भी महिला के जीवन में गर्भावस्था एक अहम समय होता है, लेकिन अगर ना चाहते हुए भी किसी महिला को गर्भ धारण करना हो तो वही समय उसके लिए असहनीय हो सकता है। 14 साल की स्नेहा के लिए एक असंभव समय साबित हो रहा था। एक छोटी सी बच्ची को इतना दर्द सहना पड़ रहा था। स्नेहा नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ भी हो। क्या स्नेहा की तकदीर में भी रानी की तरह ही अंत लिखा था, या फिर उसकी बेटी के जीवन की शुरुआत अंधेरे में ही होनी थी? इसे पहचानती? तेरे मोबाइल से कुछ लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। सच सच बता दे कि लड़कियां कहां हैं, क्योंकि अगर हमें ढूंढना पड़ा तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि हम उन्हें ढूंढ तो लेंगे ही, लेकिन तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। इसलिए सच सच बता दे। साहब मैं अलग अलग जगह से धंधा चलाती हूँ। मेरे नीचे कई मैनेजर लोग भी रखे हुए हैं। कभी कभी लापरवाही की वजह से कोई लड़की पेट से हो जाती है तो हम उसे गायकवाड़ के घर भेज देते थे। सावित्री मेरी पुरानी दोस्त है। मैं उसे प्रेग्नेंट लड़कियों को रखने के लिए पैसे देती थी और चौथे महीने बाद हम विजय के जरिए उनकी सोनोग्राफी करवाते थे। अगर लड़का रहा होता तो हम उसे वहीं गिरवा देते थे, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, और लड़कियों को हम रख लेते थे। लड़कियों के बड़े हो जाने पर हम उन्हें बाहर बेच देते थे। 10-12 साल की कमली लड़की का बाहर गाँव में अच्छा दाम मिलता है साहब। अच्छा इन्वेस्टमेंट है साहब, इसलिए हम उनकी बच्चियों को पालते हैं। अब ये बता कि सावित्री का घर कहां है? क्या हुआ? स्टोर रूम का दरवाजा क्यों खटखटा रही है? माँ जी, स्नेहा ने खुद को बंद कर लिया है, दरवाजे नहीं खोल रही है। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोल। रितेश, सुरेश, हाँ माँ। अरे देखो तो दरवाजा नहीं खोल रही है ये। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोलो। सर, लड़कियों को महिला आश्रम छोड़ दिया गया और उनसे उनके घरों का पता लेकर लोकल पुलिस स्टेशन में खबर कर दी गई है। वेरी गुड श्रेया। अच्छा, वो लड़की स्नेहा, उसका क्या हाल है? सर, फिलहाल तो हॉस्पिटल में है, पर डॉक्टर्स कहते हैं बहुत जल्द डिस्चार्ज कर देंगे। गुड। स्नेहा, स्नेहा, देखो कौन आया। बेटा, पहली नजर में देखने पर जो साफ नर भ्रूण हत्या का मामला दिखाई दे रहा था, उसके राज खुलने पर जैसे एक के बाद एक जुर्म की परतें निकलती गई। अपहरण, देह व्यापार, सेक्स डिटर्मिनेशन, गैर कानूनी तौर पर गर्भपात, नाबालिग बच्चियों का शोषण। इस केस ने इन सभी घिनौने अपराधों का जैसे पिटारा खोल कर रख दिया। बबीता, सावित्री और उसके साथी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें अपने इस जुर्म के लिए कड़ी सजा मिलने की उम्मीद है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे न जाने और कितने देह व्यापार के कारोबार देश में गुप्त रूप से चलते हैं और उन लड़कियों की आवाज
कई बार कानून के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। कितने परिवार ऐसे होते हैं जो देह व्यापार में घिरी अपनी बेटियों के साथ पूरी तरह से संपर्क तोड़ देते हैं, और उन लड़कियों के पास देह बाजार में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। एक तरफ देवी की तरह पूजा और दूसरी तरफ उसके साथ ये सब। हम सब के लिए ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।